डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली उच्च न्यायालय के उस टिप्पणी से जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को ये आदेश देते हुए कि आप किसी भी प्रकार आज से ही दिल्ली को 700 मीट्रिक टन प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें, वरना आपके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे तल्ख टिप्पणी की कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हम देख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम देख रहे हैं, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अब बताइए इससे ज्यादा और तल्ख टिप्पणी क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि बात यह है कि 2 मई अच्छे दीदी जाच्छे, अब दिक्कत दूसरी हो गई, 2 मई आई और दीदी भी आई और दीदी के भैया दल जाच्छे, वो चले, सीधी सी बात है। लेकिन क्योंकि चैन से नहीं रहने देना है, अभी भी अपनी झूठी हरकतों से बाज नहीं आना है। जो भी हुआ, तृणमूल कांग्रेस के जिन लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंसा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम फिर कहते हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के आरोप हैं कि जी एक बूथ पर काम करने वाली एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ आदि आदि, ये फेक समाचार भी फैलाए जा रहे हैं। एक वीडियो अटैच किया जा रहा है जबकि वो अब से 3 महीने पुराना उड़ीसा का है। तो क्योंकि ये जो ट्रोल आर्मी बैठी, इनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है। मेरा फिर निवेदन आप लोगों से कि कृपया करके इन मक्कारों के झांसे में ना आए। ये जो ट्रोल आर्मी बैठी हुई है, ये आपको विचलित करने वाली, आपको भड़काने वाली हरकतें करते हैं और आसानी से बाज नहीं आएंगे इन हरकतों से। आज जेपी नड्डा साहब स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। जाना चाहिए, बिल्कुल हिंसा रोकनी चाहिए और वहां से रिपोर्ट भी मांगी है गृह मंत्रालय ने, जो अपने राज्यपाल महोदय हैं उनसे। अब कहा जा रहा है कि कल इस हिंसा के विरोध में 5 तारीख को, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि कल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, तो इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह जगह पर वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नई बात नहीं है, याद कर लीजिएगा 2004 में भी क्या हुआ था। जब ये चर्चा चली कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, तो पूरे हिंदुस्तान में यह गैंग फैल गया था। इधर सोनिया गांधी शपथ लेती और इधर पूरे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन के नाम पे हिंसाएं अवश्य होती। आज सुषमा स्वराज इस दुनिया में नहीं है, क्षमा चाहूंगा, नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने भी कहा था कि मैं सफेद साड़ी पहनूंगी, फर्श पर सोएंगे, उमा भारती बाल मुंडवा लूंगी, फर्श पर सोएंगी, आदि आदि बहुत सारी चीजें चली थी। वो तो आखिरी समय पर सोनिया गांधी पलटी मार गई और सारे के सारे इनके प्लान धरे के धरे रह गए। तो मेरा निवेदन, पहली चीज तो ये कि हिंसा हो ही ना, कोई भी कर रहा हो। दूसरी चीज, जो हिंसा करे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। तीसरी चीज, आप क्या चाहते हैं, जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब बात यह कही जा रही है, मैं मानता हूं चलिए तृणमूल कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि तृणमूल की जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती तो क्या हिंसा नहीं करते वो? उनके तो नेताओं के गौर कर लीजिए, दिलीप घोष साहब ने क्या क्या कहा था। देखिए, मैं स्क्रीन पर पढ़वा रहा हूं आपको, याद कीजिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जान की भीख मांगेंगे। तो बात तो यह है कि यह तैयारी तो आपकी भी थी, आप यही देना चाहते थे ना, जो आज आप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये सब कुछ तो आप भी देने के लिए तैयार थे।
फर्क इतना है कि आपको मौका नहीं मिला, तृणमूल वालों को मिल गया, वो वही हरकत कर रहे हैं, जो कि फिर हम कहते हैं निंदनीय है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो या कोई भी हो। नमस्कार इंडिया इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करता है। अब बाकी उससे आगे चले थोड़ा सा। आज कंगना रनौत जी, जो कि एक और स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन ही कहिए साहब आप उनको, आज ट्विटर ने उनका जो अकाउंट था वो सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया तो तिलमिल आई हुई है। अब आजाद हिंद सेना के, हालांकि हरगोविंद अरोड़ा का अपना ट्वीट है कि भाई जब वो वायु श्रेणी की सुरक्षा दे सकते हैं तो अपने जो वर्कर हैं उनको सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर सकते। ये हरगोविंद अरोड़ा है, उनका एक ट्वीट हमें मिला। तो साहब देखिए ये चीजें चलती रहेंगी। अब बात यह कि अब हम, लेकिन ऐसे माहौल में, इस राजनीतिक माहौल के अंदर हमें यहां से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जो सारी की सारी चीजें इन दिनों जो खबरें गोल हो गई है ना, ऑक्सीजन को लेके कितनी चिताएं जल रही हैं, कितने लोग मरे। हालांकि संतुष्टि की बात है कि जो 1 मई को आया था आंकड़ा, जो 4,01,000 से ऊपर कूद गया था, अब वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है। थोड़ा थोड़ा घट रहा है, ईश्वर करे इसी प्रकार ये समाप्त हो जाए शीघ्र से शीघ्र। लेकिन फिर भी अब एक और चीज है कि मरे हुए लोगों का आंकड़ा कहां से आए। हमने दिखाया था ना अभी आपको 2 दिन पहले भी, योगी जी ने तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए वहां पर कि भाई अगर आपने कोई फोटोग्राफी की या फोटो खींची तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है साहब, याद है ना उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक पत्रकार ने दिखा दिया था, बच्चे मिड डे मील के अंदर नमक से रोटी खा रहे थे, क्या हाल हुआ, केस बन गया, उनका पोछा लगवाया जा रहा था अस्पताल के अंदर, क्या बहाल बना उस पत्रकार को दिखाने वाले का। तो ये सब की सब चीजें आपको नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो है, एक बड़ी हृदय विदारक सी चीज है, पंडित छन्नूमल जी जो है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी लोकसभा चुनाव में प्रस्तावक भी रहे। देखिए उनकी बेटी किस प्रकार, वो कहते हैं ना कि भीख मांग रही एक तरीके से वाराणसी के अस्पताल में, जिनके नरेंद्र मोदी जी पैर छूते थे। अगर उन लोगों का जो नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक रहे चुनाव में, वो अगर उनका ये हाल है तो बाकी लोगों को अपना हाल पहचान लेना चाहिए। जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, ये सुन के कि नानी जी गुजर गई है और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रहेगी, प्लीज दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उसे 1700 रुपए लेके उसे पीपी किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस की कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं। तो बात कुछ अधूरी रह गई। ये बात थी 2 मई अच्छे दीदी जाच्छे, और आपको मालूम है सुबह सुबह जब ट्रेंड दिखा रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी को 100 से ऊपर दिखा रहे थे, तो एक बहुत बड़े इनके प्रवक्ता है, मतलब उनको बहुत उतावलापन रहता है, क्योंकि वो ऑपरेशन भी करता है ना, सुना है हमने तो डॉक्टर साहब के बवासीर के ऑपरेशन करने में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। उनको बड़ी आदत है, वो अभी 20 मिनट लगातार बोल रहे होंगे, दूसरा जब शुरू होता तो उससे पहले उनकी उंगली आप देखिए 10 सेकंड के अंदर ऐसे उंगली उठा देते हैं। उस दिन भी बहुत उतावलापन थे उनके अंदर। 2 लोगों की तो नौकरी गई, 2 की नौकरी गई, 2 की नौकरी गई, मगर 2 लोगों की नौकरी जाते हुए दिख रही है। अभी मैं जो देख रहा हूं बंगाल में, प्रशांत किशोर की तो नौकरी चली गई, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस कर लेगी तो मैं अपने पेशे को छोड़ दूंगा। तो अभी जो मैं देख रहा हूं आज तक के स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तो गए हैं। और अब ये ऐसे जो बड़बोले लोग होते हैं ना साहब, इनसे बड़ा क्या लेक्चर पाले हुए सिस्टम में पार्टी ने, तो ठीक है, अब ये पाले हुए इन लोगों को जो करना है वो तो ये लोग करेंगे ही करेंगे। अब इससे आगे में कुछ चर्चा है, क्योंकि कुछ हमारे चाहने वाले लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि आपने ये विषय छोड़ दिया, या हमें गरियाते भी हैं कई विषयों को लेकर। जो भक्तगण है वो तो थोड़ा गरियाने का काम करेंगे, पर कोई बात नहीं, हम उनके गरियाने को भी पॉजिटिव में लेते हैं। कहते हैं ना, निंदक ने डेरा रखिए, उनका वो सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, हम
बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चर्चा करते, जो हो रहा है उसी की चर्चा करते हैं। बात एक और इस चली बात पे, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं आप मोदी जी के विरुद्ध, ना मोदी जी के विरुद्ध हम बिल्कुल नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो नेचुरली मेरे भी प्रधान, मेरे को मोदी जी से कोई जातीय दुश्मन आई है क्या? लेकिन अगर मोदी जी मैनेजमेंट में कहीं चूक रहे तो उसकी चर्चा तो मैं करूंगा ही करूंगा ना। और रही कोर्ट में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ऑक्सीजन को लेकर मैटर चला हुआ है, सब जगह चला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक और चर्चा सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को, एक नहीं दो डिसीजन को किस प्रकार स्पष्ट रूप से गलत बताया, यह भी आप सुनते चलिए जिन लोगों ने नहीं सुना हो। हालांकि भक्तों ने सुन तो लिया होगा, लेकिन सब कुंडली मारकर बैठ गए उसके ऊपर। हरीश साल्वे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अंदर मात्र ₹1 फीस लेकर केस लड़ा था, याद है ना आप लोगों को? उन्होंने क्या कहा आज तक पर बातचीत प्रभु चावला से, उसका एक छोटा सा अंश सुन लीजिए। अब कहने को आप कहेंगे कि न्यायपालिका की बुराई नहीं, लेकिन ये तो सीधी सीधी बात हो रही है ना। आप इसको अवमानना मानिए, बुराई मानिए, लेकिन जो सत्य है वो तो स्वीकारिए, कम से कम सुन लीजिए। मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत गलत जजमेंट्स दी। पहली थी टेलीकॉम की, क्या निकला उसमें 0/0 एट द एंड। और दूसरी जो बिल्कुल उससे भी ज्यादा गलत जजमेंट दी है वो कोल की। और कई टू क्वाइट एन एक्सटेंट वो अगर 20 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की इज्जत पे अगर आंच आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के कारण आई। और मेरे हिसाब से वो दोनों जजमेंट्स गलत थी और वो गलत किस्म का जुडिशियल एक्टिव था। वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे हिसाब से वो जजमेंट्स गलत है। एक और जो खबर आ रही है, देखिए ये बड़ा हमारा सिस्टम में बड़ी अजीब और गरीब की स्थितियां वो है कि जितना भी विदेश से सामान आया जो सहायता के रूप में आया, हालांकि उसकी भी मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज को स्पष्ट करके कितना सामान आया, क्या क्या आया, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है या कहाँ कहाँ वो सहायता सामग्री भेजी गई। लेकिन एक और खबर आ रही है वो ये है कि अभी भी बड़ा सारा सामान हमारे एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स के ऊपर अटका पड़ा है, क्योंकि उसकी कस्टम की कैलकुलेशन अभी की जा रही है। हालांकि उसकी ड्यूटी की जो कैलकुलेशन की जा रही है, हालांकि कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ तो आकलन करना होगा। इस वजह से सामान आने के बावजूद भी जिन लोगों के लिए वो सामान आया वहां तक नहीं पहुंचा है अभी तक वो सामान। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मोदी जी ने कह तो दिया कि भाई राज्य संभालें, टीकाकरण आदि आदि, टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी सौंप दी गई। एक और मांग उठ रही है कि अगर ये टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर क्यों? फिर तो राज्य सरकार वाले अपना अपना तस्वीर लगाएंगे, आपकी तस्वीर क्यों? बात जायज है, गौर करना चाहिए, मैं समझता हूं उन सब चीजों के ऊपर, लेकिन बड़े सारे लोग गौर नहीं करेंगे साहब। चलिए अब अखबारों का थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। हालांकि सभी अखबारों में वही कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से 24 मौतों की, जो कि हम रात को चर्चा कर चुके थे आपसे। और दिल्ली सहित 8 राज्यों में कोरोना उतार पर बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है। मैं फिर याद दिला दूं, मैं फिर कह रहा हूं कि कोरोना जो है वो उतार पर आ रहा है इन दिनों, और ईश्वर करे जल्दी इसी प्रकार होती रहे ये चीजें। टिप्पणियों को कड़वा घूंट माने चुनाव आयोग, ये वो उसी संबंध में दूसरी लहर के लिए मद्रास उच्च न्यायालय और मीडिया द्वारा की गई सख्त टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चुनाव आयोग को कोई राहत नहीं मिली है। आयोग के लिए ये टिप्पणियां कड़वा घूंट है, इसलिए इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। और बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में कई मौत, ये बिल्कुल खबर जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार इंडिया स्पष्ट रूप से मांग करता है। और साहब होम आइसोलेशन 24 घंटे में शुरू होगी फोन काउंसलिंग। पहली बार वोट देने वाले जैसा उत्साह दिखा जो 18+ के लोगों को जहां जहां टीका लगाना शुरू किया गया। 300 टन कोविड राहत सामग्री पहुंची दिल्ली हवाई अड्डे। अब उनमें से कितनी जरूरतमंदों के पास पहुंची है ये अभी नहीं कहा जा सकता। आयुर्वेद डॉक्टर 24 घंटे देंगे सलाह, ये मैं जरूर आपको पढ़ देता हूं थोड़ा सा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आज से अपनी हेल्पलाइन नंबर 180020087001 मैं दोबारा से पढ़ देता हूं 180020087001 पर कोरोना मरीजों व उनके परिजनों के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों के माध्यम से ही 24 घंटे टेली काउंसलिंग
परामर्श सेवाओं को भी शुरू कर दिया है। यह जानकारी देते हुए उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने बताया कि कोई भी नागरिक आयुर्वेदिक पद्धति से परामर्श प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर 4 डायल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। हेल्पलाइन नंबर फोन होगा, इन्होंने 4 गलती से छाप दिया सर। उन्होंने कहा कि कल हमने हिंदू राव मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर पर 3 डायल करके एलोपैथिक प्रणाली इससे परामर्श सेवा को शुरू किया था। आज 4 मतलब ये नंबर आपको डायल करना है, होगा 1800200871 और उसके बाद 3 और 4 के माध्यम से। चलिए ये एक अच्छी शुरुआत है, एक पद्धति, अपनी पद्धति को भी प्रमोट किया जाए। हमने भी कुछ वैद्यों से, वैद्य हरि मोहन से भी हमने बात की, हम वो भी आपको चर्चा जरूर सुनवाएंगे। और योगी मुकेश तिवारी जी ने भी अपना एक वीडियो भेजा इससे संबंधित, योगाचार्य हैं मध्य प्रदेश सतना से, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जरूर। और आगे आगे इस प्रकार की चीजें आप लोगों के लिए हम उपलब्ध कराते रहेंगे। 12 है आसन जिनको करने से आप कोरोना से मुक्त होंगे, आपके नर्वस सिस्टम आप अपना ठीक कर पाएंगे, आप अपनी अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं सूर्य नमस्कार से। और इसको किसी धर्म या जाति संप्रदाय से न लिया जाए, योग को योग से ही जोड़ा जाए, जो उसकी पद्धति है। योग कर्म कौशलम न चलेंगे न चवया और समत्वम योग उच्चते के साथ। आइए हम हैं, हमारे साथ हमारे भाई आयुष जी हैं, हम दोनों मिलकर के सूर्य नमस्कार की प्रक्रियाएं आपको बता रहे हैं। लंबी सांस भरिए, सांस छोड़िए, नीचे आइए। नंबर 4, नंबर 5, हेलो, 6, 7, 8, 9। जितना देर आप रुक पाए उतनी देर रुकिए। गले को शुद्ध करने के लिए, थायराइड टॉन्सिल्स को ख़त्म करने के लिए और कोरोना को भी मात देने के लिए, गले में अगर बैठा है तो उसको सीधा अंदर पहुंचाने के लिए, और अंदर इतनी आपकी एसिडिटी है कि वो ऐसे भस्म कर देगी उसको। एयर नंबर 10, 11, पीछे झुकिए और फिर ये 12। एक बार और करते हैं। फिलहाल तो ज्यादातर इसी प्रकार की खबरें। टैक्सी बुक करते रहने से जानलेवा हमला, नाबालिग समेत 2 पकड़े, नीट पीजी परीक्षा 4 महीने के लिए टली। और साहब, चीन के लिए रिकवरी के बावजूद तरक्की की रफ्तार को अगली तिमाहियों में कायम रख पाना आसान नहीं। आईपीएल में कोरोना, हालांकि फिलहाल जो खबर आ रही है वो कि आईपीएल शायद रद्द कर दिया गया है। और हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 बाघ जो हैं वो कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। ये एक दुखदायी खबर है। देश की वैक्सीन नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से कहा इससे असमानता पैदा हो सकती है, गौर करें। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड मूल्य नीति पर फिर से गौर करने का निर्देश देते हुए कहा कि पहली बार में इससे लोक स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक नतीजे होंगे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि आज की तारीख में निर्माताओं ने 2 अलग कीमतों का सुझाव दिया है। इसके तहत केंद्र के लिए कम कीमत और राज्य सरकारों को टीके की खरीद पर अधिक कीमत चुकानी होगी, जो कि गलत है, सीधी सी बात है। तो अब इसी प्रकार की खबरें हैं ज्यादातर। फाइजर ने भारत को दान की 510 करोड़ की वैक्सीन। अब वो कहाँ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, बात अलग है। वो ये कि सरकार को सब तरफ तो ध्यान है।
वो जो उन्होंने एक नई संसद भवन और अपने आवास का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसको हमने पहले भी बताया था, आवश्यक कार्यों की सूची में डाल दिया गया ताकि उसको वो निर्बाध रूप से चलता रहे। उसकी तिथि तो निश्चित कर दी गई है सरकार के द्वारा कि अगले वर्ष 2022 में इस तारीख तक ये प्रधानमंत्री आवास तैयार हो जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी कार्यों के लिए एक डिजिटल मीडिया के ऊपर छोटा सा मुझे वीडियो मिला है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। आपने संसद भवन जरूर देखा होगा। ये शानदार इमारत मोरेना मध्य प्रदेश के योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है। 1921 से 1927 के दौरान ये इमारत बनकर तैयार हुई। इसके बाहरी हिस्से में 144 कॉलम है। ये भवन देखने में एक गोल महल की तरह नजर आता है। मोदी को ये महल पसंद नहीं है। वो अलग से 20,000 करोड़ खर्च करके एक मोदी महल बनवा रहे हैं। वो संसद भवन को भी वहीं ले जाएंगे और उसी महल में वो खुद रहेंगे भी। एक तरफ देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, जनता की जेब खाली है और ऊपर से पैसे की बर्बादी जारी है। सोचिए कि कोरोना काल में इस 20,000 करोड़ से क्या नहीं किया जा सकता था। अस्पताल बन सकते थे, दवाइयां मिल सकती थी, ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा सकती थी। पर सत्ता को महल बनवाने हैं, जनता को कफन सिलवाने हैं। आगे जनसत्ता में बाकी केंद्र और राज्य पूर्णबंदी लगाने पर करें विचार, बार बार सेंटर कह रहा है, लेकिन अब सेंटर ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट्स के ऊपर डाल दी। मीडिया और उच्च न्यायालय दोनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मुक्त संवाद का पक्ष लेते हुए सोमवार को कहा कि कार्यवाहियों के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों पर जनहित में रिपोर्ट करने से न तो यह मीडिया को रोक सकता है और न ही सवाल न पूछे ये कहकर उच्च न्यायालयों का मनोबल गिरा सकता है। न्यायालय ने मीडिया और उच्च न्यायालयों दोनों को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग की दलील कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सख्त आरोप अनावश्यक थे, इस पर गौर करेगी। तो इसी प्रकार की पाबंदियों से अप्रैल में कहीं 75 लाख नौकरियां देखिए जिस पर बीतती। ये तो है कि नौकरियां छूट रही हैं, लोगों की कमाइयां हो नहीं रही हैं और स्कूलों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, वो फीस लगातार मांग रहे हैं जबकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितना भी कोशिश कर लीजिए इन चीजों के ऊपर ना सरकार ने कुछ बोलना होता है, ना कोई सख्त निर्देश या ना कोई सख्त आदेश पारित किया जाता है अदालतों के द्वारा। ये दिल्ली की खबर है, युवाओं को टीके लगाने का काम शुरू। एकांतवास में इलाज करा रहे मरीजों का हर तरह से ध्यान रखा जाए, ये केजरीवाल ने कहा। अंतिम संस्कार के लिए न करना पड़े इंतजार, इसलिए बनाए नए प्लेटफॉर्म और कम हुए मरीज, मौत ज्यादा। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 18,043 नए मामले सामने आए। एक ही दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 448 मरीजों ने दम तोड़ दिया। रविवार को 20,394 मामले आए थे। ये रविवार सोमवार गलत छाप दिया है, शायद अखबार गलती हो गई है उनमें। अंतिम संस्कार में गया परिवार, पड़ोसी ने लूटे 35 लाख रुपए, 2 गिरफ्तार। लोग ऐसे ऐसे भी मौके की तलाश में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध लगाने संबंधित फैसले का बचाव किया और साहब इसमें जलवायु परिवर्तन से बदल रही पृथ्वी की धुरी, इसी प्रकार की खबरें हैं। राजस्थान के 36,000 निजी स्कूलों को छात्रों से 15% कम शुल्क वसूलने को कहा शीर्ष न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिया कि वो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूल करें। उसने स्पष्ट किया कि फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या भौतिक रूप से कक्षा में शामिल होने से न रोका जाए और न ही उसका परिणाम रोका जाए। 15% कम की है साहब। चलिए कोई बात नहीं है, इसको जो से भी। तो
वो गाना ना, तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवा है, और तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो साहब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप दीर्घायु हो। अरे आप सामने रहेंगे, बेशक निंदा भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कि कहते हैं ना कि ना करो उनको खफा जो हम पर गुस्सा करते हैं। अरे प्यार ना सही, नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। आप कम से कम देखते तो हैं, इस बहाने टिप्पणी आपकी आती है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन वास्तविकता ये, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, नमस्कार इंडिया किसी भी प्रकार, अब आपकी मानसिकता हो सकती है बीजेपी की तरफ हो, किसी की मानसिकता हो सकती है कांग्रेस की तरफ हो, लेकिन हम बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा काम सत्य को सामने लाना, जमीनी हकीकत को लाने का, आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हमारा रहता है। अतः ये ना सोचें कि हम किसी के विरुद्ध हैं या किसी का पक्षपात करें, ना, कभी नहीं। और फिर वही हमारी टैगलाइन कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। मास्क लगाकर ही बाहर निकले। नमस्कार।